इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसको पहले खंड में मैं आपसे चर्चा करते आ रहा हूं, वैश्विक राजनीति की। ग्लोबल पॉलिटिक्स। दूसरे खंड में हम लोग पढ़ेंगे भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और तीसरे खंड में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। वैश्विक राजनीति में हम लोग लगभग अंतिम पायदान पे हैं। अमेरिका का रोल हमने देख लिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, हमने पूर्व सोवियत संघ का रोल देख लिया कमोबेश ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अब बात करेंगे एक तीसरे प्लेयर के बारे में, चीन की भूमिका के बारे में। तो आपको मालूम है कि जो ये पहला डायमेंशन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, यही मूलतः भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने की बुनियाद बनाएगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो बेसिकली सेकंड डायमेंशन से बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का में जो मेंशन किया गया है वो किया गया है भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना। इसीलिए कई दफ़ा जब सिलेबस जल्दी जल्दी में पूरा करना होता है तो हम टीचर्स क्या करते हैं कि सीधे भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ा देते हैं, सिलेबस हो जाता है, बच्चे भी खुश होते हैं। बट समस्या ये होती है कि जब तक सॉलिड पृष्ठभूमि नहीं हो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, तब तक आप इस पे समझ विकसित नहीं कर सकते। और उसी समझ को विकसित करने के उद्देश्य से मैं आपको एक तरह से कह सकते हैं फाउंडेशनल डायमेंशन पढ़ाया, वैश्विक राजनीति, है ना। क्योंकि जब वैश्विक राजनीति आप समझ लेते हैं तो फिर भारत का दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझना मैं समझता हूँ बेहद आसान हो जाता है। फिर जब ये पढ़ाऊंगा मैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो आप खुद महसूस करेंगे कि बड़ी आसानी से एक बार सुनने के बाद चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ महत्वपूर्ण जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बड़ा छोटा टॉपिक होता है, आप मान के चलेंगे कि 5 से 8 घंटे में ये आप पूरा संगठन समझ जाएंगे, है ना। मूलतः हमें फोकस करना है भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, जिसमें देखेंगे कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस पृष्ठभूमि में बना, है ना, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की रूपरेखा कैसी है, और उस रूपरेखा में वर्तमान संदर्भ में आखिर क्या कुछ बदलाव आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार तब करना शुरू किए जब हम एक स्वतंत्र देश बने, जब एक संप्रभु देश बने, हमारा संविधान तैयार हुआ, और फिर उसकी बुनियाद पर हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का रेखांकन किया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो वहाँ से ये कहानी पढ़ेंगे। बट वैश्विक राजनीति में आप ये समझ चुके हैं कि विकसित देश क्या होते हैं, विकासशील देश क्या होते हैं, और इन विकसित व विकासशील के खाके में भारत को भी आप ढाल पाते होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप भारत के बारे में भी तमाम तरह की संकल्पनाएं अब तक विकसित कर चुके होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 12 से 15 लेक्चर आपके आईआर के जा चुके हैं, और जो मूलतः ग्लोबल पॉलिटिक्स पे आधारित है। देखिए, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम लोग आज के लेक्चर में चीन की भूमिका को पढ़ेंगे। तो चीन की भूमिका को तब समझेंगे ना जब पहले हम चीन को समझेंगे। तो थोड़ा सा हम चीन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहाँ प्रकाश डालेंगे, है ना, और इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि अगर वैश्विक राजनीति में हम चीन की स्थिति को देखें तो आपको नहीं लगता कि ये विकासशील देशों की श्रेणी में आएगा, डेवलपिंग स्टेट्स की श्रेणी में आएगा, विकसित नहीं है। दूसरा, अगर आर्थिक विचारधारा के लिहाज से देखा जाए तो ये बताओ, साम्यवादी है कि पूंजीवादी? साम्यवादी देश है ना। तो इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बात करेंगे इस पे। तो चलिए अब सीधे हम लोग टॉपिक को ही अंकित करते हैं और उस टॉपिक पे फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, विश्व राजनीति में चीन की भूमिका। विश्व राजनीति में चीन की भूमिका। अब देखिए, जब भी विश्व राजनीति में चीन की भूमिका को समझना होगा तो जाहिर सी बात है हम बेसिकली पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ही चाइना की भूमिका समझेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके निहितार्थ को स्थापित करने के लिए। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में भी जाएंगे, लेकिन मूल उद्देश्य होगा 1991 के पश्चात। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले चलता हूं, है ना। चीन की पृष्ठभूमि में ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन दौर में जब
मेडिएवल एज हुआ करती थी, आप कह सकते हैं 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, 16वीं तक आ जाओ। मध्यकाल में चीन एक साम्राज्य हुआ करता था, चाइनीज किंगडम जिसको बोलते थे, चाइनीज साम्राज्य। तो मेडिएवल एज में जाहिर सी बात है राजशाही थी यहां, राजशाही थी, यानी तब चाइना क्या हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे जब ये अपने साम्राज्यवादी दौर में था मध्यकाल में, तब विश्व के दूसरे देशों के प्रति इसके मन में एक अलग तरह की भावना थी, है ना। अब अगर इस भावना को समझना होगा तो आपको बता दूं, ये भारत को ये मानता था कि भारत मेरे दरवाजे तक आ सकता है लेकिन दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। मतलब भारत को लेकर एक ठीक ठाक छवि थी लेकिन बहुत बढ़िया छवि नहीं थी। यूरोपियों के बारे में इसकी छवि बड़ी गंदी थी, ये यूरोपियनों को निकृष्ट मानता था। यानी अपने साम्राज्यवादी दौर में या फिर कह सकते हैं राजशाही के दौर में यह यूरोपियों को निकृष्ट मानता था। अब जाहिर सी बात है ये निकृष्ट मानते थे तो यूरोपियनों के मन में भी इनके प्रति तो कुछ भावना होगी ना। अगर आप मुझसे नफरत करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे मन में भी आपके प्रति कटुता होगी। तो यूरोपियन की रडार पे ये शुरू से थे। खैर, जब यूरोप के तमाम देश अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहे थे, थोड़ा मैं इतिहास की तरफ आपको ले चलता हूं, तब उस समय जाहिर सी बात है उसी साम्राज्यवादी नीति के कहीं ना कहीं शिकार हम भी हुए। हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष यूरोपियनों का आधिपत्य रहा, खास करके ब्रितानियों का लंबे समय तक आधिपत्य रहा। हम अंग्रेजों के उपनिवेश बनकर रह गए, है ना, उन दिनों में। उसी दौरान यूरोपियनों ने चाइनीज़ किंगडम को डिसइंटीग्रेट कर दिया, और डिसइंटीग्रेट नहीं, इनके कई सारे हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। तो कह सकते हैं ये दौर आया था लगभग 18वीं सदी में, है ना। 18वीं सदी बोलते हैं 1700 से लेकर 1799 तक का जो काल है वो 18वीं सदी का कहलाएगा। और जैसे आप 1800 में आ जाएंगे ये मान लिया जाएगा कि 18वीं सदी समाप्त हो गई और अब आप 19वीं सदी में प्रवेश करने वाले। तो यहाँ पर एक तथ्य आप ध्यान रखेंगे कि 18वीं सदी में यूरोपियों ने चीनी साम्राज्य में फूट डाल दी। अब कहीं ना कहीं यूरोपीय अपने मकसद में यहाँ कामयाब हो गए, और इस तरह से फूट पड़ने के बाद चीन के तमाम हिस्सों को या तो चीन से विघटित कर दिया गया या फिर किसी न किसी रूप में अलग अलग यूरोपीय देश उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिए। जैसे आपको बताऊं, जब चीन का विघटन हुआ तो इसके अंदर से कुछ क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हांगकांग हो गया, आपका मकाऊ हो गया, ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब कहीं ना कहीं ये क्षेत्र चीन से विघटित हो गए। सॉवरेंटी तो चीन की ही रही, बट इन्होंने चीन से अलग रास्ते अपना लिए। तो जाहिर सी बात है 18वीं सदी में ऐसा हुआ, और फिर जब चीन 19वीं सदी में या 20वीं सदी में कह लीजिए, 19वीं नहीं 20वीं सदी में जब अपनी विदेश नीति का रेखांकन करेगा, तो जाहिर सी बात है तमाम विकल्पों में से उसका एक विकल्प यह भी होगा कि हम अपने पूर्व की व्यवस्था को प्राप्त कर सके। कैसे भारत जब भी कभी प्लान करता है अपनी भौगोलिक संप्रभुता को लेकर, तो आपने देखा होगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम भारत का अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं, भले वो हमारे पास नहीं है। तो चीन ने भी जब थोड़ी मजबूत स्थिति में चीन आया, जब इसके अंदर